बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। जी तो बेटा, माय नेम इज़ खदीजा कामरान एंड यू नो आई एम टीचिंग यू जनरल साइंस ऑफ 7th क्लास एंड टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 4। जी तो बेटा, सबसे पहले आप अब बुक्स निकाल लीजिए साइंस की। आपके हाथ में साइंस की बुक्स हों, नोट्स हों और प्लस आप कोई भी लेड पेंसिल या पेन अपने हाथ में रखें, ठीक है, ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप साथ साथ नोट डाउन कर लें। जी तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपने 6th क्लास में भी जनरल साइंस का जब फर्स्ट टर्म का, सेकंड टर्म का या फाइनल टर्म का पेपर दिया था, आई एम श्योर कि आप सब बच्चों को पता भी होगा। जस्ट लाइक डैट आपका 7th का पेपर पैटर्न भी सेम वैसे है। इसमें आपके 30 MCQs होंगे, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव है। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 15 होंगे, जो आपने 24 में से 15 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है जी। और ईच शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, सो इट विल बी द 30। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, जो आपने 6 में से अटैम्प्ट करने हैं। सो इट विल बी ईच लॉन्ग क्वेश्चन की जो वेटेज होगी वो 10 मार्क्स है। सो इट मीन्स कि आपके 40 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। टोटल विल बी 30 + 30 + 40 इट विल बी 100, ठीक है। मैंने सोचा एक दफ़ा आपको जो है पेपर पैटर्न भी गो थ्रू करवा दूँ। सेम वही पेपर पैटर्न है जो कि आप ऑलरेडी 6th क्लास में जिस पैटर्न के ऊपर आप पेपर देते आए हैं, वैसा ही आपका 7th क्लास का पेपर पैटर्न है, ठीक है बेटा जी। तो ये एक दफ़ा चाहे नोट कर लीजिए, आपको आइडिया हो जाए कि आपका 7th में भी पेपर पैटर्न सेम वैसा है। जी तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक एंड आवर टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जी तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है यूनिट 1 विच इज़ अबाउट ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है जी। जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्ट में ये डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में हम बहुत सारे डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स हैं, उनकी वर्किंग, उनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। और इनमें से जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था डेट वाज द डाइजेस्टिव सिस्टम। So before going in detail of respiratory system, I would like to revise some of the previous system, that is digestive system. जी तो बेटा जी, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था बेटा? उसमें हमने ये डिस्कस किया था डेट हाउ आवर फूड इज़ डाइजेस्टेड इन द बॉडी, कि हमारी फूड बॉडी के अंदर जाकर किस तरह से डाइजेस्ट होती है। एंड व्हाट वाज द बेसिकली डाइजेशन? डाइजेशन क्या थी? डाइजेशन इज़ व्हाट? डाइजेशन इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ द लार्ज एंड द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू द स्मॉल एंड द सिंपलेस्ट वन सो डैट योर बॉडी कैन एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन योर फूड। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 भी था एंड आई एम श्योर कि मेरे बच्चों ने सबने अभी तक याद भी कर लिया होगा, ठीक है जी। जिस तरह से आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा कि किस तरह से फूड डाइजेस्ट होती है, और वहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसको हमने स्टमक के हमने पढ़ा था, स्टमक से हमने डिस्कस भी किया था कि किस तरह वो ऑर्गन जो है वो फूड को डाइजेस्ट करने में उसके साथ दूसरे ऑर्गन्स भी उसको एसोसिएट करते हैं, हेल्प करते हैं, और वो उसमें मेन फंक्शन जो मेन रोल है वो प्ले कर रहा है। जस्ट लाइक डैट रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हर सिस्टम में जो हम अपने इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, एक ऐसा वाइटल ऑर्गन प्रेजेंट होगा, एक ऐसा मेन ऑर्गन प्रेजेंट होगा जो बेसिकली आपके पूरे सिस्टम को रन करता है, ठीक है, जो उसकी बेस होती है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो वाइटल ऑर्गन कौन सा है? वो लंग्स हैं, ठीक है। उनके बारे में अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं जी। तो अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज़रा स्टार्ट करते हैं जी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ अबाउट द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कॉमनली हम जो इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं डैट इज़ ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेना। अब जब हम ब्रीथिंग करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? वी आर बेसिकली टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी। एवरी मोमेंट, हर लम्हा हम सांस ले रहे हैं, हम ब्रीथ कर रहे हैं और हमारे अंदर ऑक्सीजन जा रही है और हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी सिंपलेस्ट डेफिनेशन फॉर द ब्रीथिंग। बट बॉडी के अंदर ये जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है, इसका एक प्रॉपर सिस्टम है, इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, और इस सिस्टम को हमने डिस्कस करना है अपने आज के टॉपिक में, डैट इज़ अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, कि ऑक्सीजन किस तरह अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से बॉडी से बाहर रिमूव किया जा रहा है। एज यू ऑल नो डैट ऑक्सीजन इज़ वन ऑफ द लाइफ सेविंग गैस, ठीक है जी। फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। एवरी ऑर्गेनिज्म, ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन जी। अब यहाँ पर आपके माइंड में बेटा एक क्वेश्चन आ सकता है डैट वाई देयर इज़ नीड ऑफ ऑक्सीजन। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों हमारी बॉडी ऑक्सीजन अंदर लेकर जाती है? आप पेज नंबर 4 पे जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक है, ठीक है, उसकी लाइन नंबर 2 में इसमें उन्होंने रीज़न भी मेंशन की हुई है कि क्यों बॉडी अंदर ऑक्सीजन लेकर जाती है। बॉडी इसलिए अंदर ऑक्सीजन लेकर जाती है बिकॉज आवर सेल्स बेसिकली नीड ऑक्सीजन टू मेक देम अलाइव। पूरी बॉडी को ऑब्वियसली ज़िंदा रहने के लिए जो है वो ऑक्सीजन रिक्वायर है,
और हमने पढ़ा भी था कि एवरी लाइफ एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट विच इज़ कॉल्ड अ सेल। तो अल्टीमेटली सेल्स को अलाइव रखने के लिए, पूरी बॉडी को अलाइव रखने के लिए वी नीड द ऑक्सीजन। So why we need oxygen? Because we want to make our cells alive, we want to make our body alive, we need the oxygen। और ये ऑक्सीजन अब हमारे अंदर कहाँ से आ रही है, कहाँ से हम ऑक्सीजन अंदर लेकर जा रहे हैं, कहाँ से हमारे अंदर आती है जी, फ्रॉम द एयर। ठीक है, वी गेट दिस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। अब चूँकि एयर से जो बॉडी है आपकी दैट इज़ फार अवे फ्रॉम द एयर, आउटसाइड द एयर, so that's why there is a proper mechanism, there is a proper system by which we are able to take in oxygen and remove the carbon dioxide. As well as the respiratory system, it is also important for all the metabolic process running in your body. Metabolic process, or you can say the metabolism. What is metabolism? Metabolic processes are actually all the chemical reactions, all the different type of processes occurring in your body, like excretion, digestion, reproduction, and all these different sort of different sort of the chemical process, reactions occurring in your body is called the metabolism. तो respiration basically जो ऑक्सीजन है वो आपकी बॉडी के उन तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेस को रन करने के लिए, उनको चलाने के लिए, उनको प्रॉपर्ली फंक्शन करवाने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए भी ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो आपका फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है जी, ये हमने डिस्कस कर लिया पेज नंबर 4 पे। आप साथ साथ इसको एक दफ़ा रीड आउट भी करते जाएं ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो साथ साथ आपको अंडरस्टैंड भी हो जाए जी। तो उसके बाद हम चलते हैं, द नेक्स्ट इज़ अबाउट द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जी, अभी मैंने आपको जैसे स्टार्ट में कहा कि जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने एक वाइटल ऑर्गन पढ़ा था जिसका नाम है स्टमक, इस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन विच इज़ प्लेइंग द वेरी इंपॉर्टेंट रोल आर आवर लंग्स। वी हैव एक्चुअली पेयर ऑफ लंग्स, हमारे अंदर 2 लंग्स होते हैं, वन इज़ ऑन द राइट साइड, अदर इज़ ऑन द लेफ्ट साइड। एज यू कैन सी ऑल्सो इन द डायग्राम, यहाँ मैंने डायग्राम में भी ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये जो दोनों लंग्स होते हैं ना आपके बेटा, ये आपके हार्ट के राइट और लेफ्ट साइड पे होते हैं। ये आपकी साइड पे ये राइट साइड है एंड दैट इज़ द लेफ्ट साइड। बोथ ऑफ दीज लंग्स आर प्रेजेंट ऑन द राइट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। सो वी हैव एक्चुअली द लंग्स इन पेयर, वी हैव द पेयर ऑफ लंग्स। ठीक है, और एक्चुअली जो ये पूरा डाइजेशन, जो ये आपका सॉरी रेस्पिरेशन का जो ये पूरा प्रोसेस है उसको वर्क करवाने के लिए जो आपके लंग्स हैं, यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट लाइन में मेंशन भी किया हुआ है पेयर ऑफ लंग्स। इसको आप स्पेसिफिकली हाईलाइट भी कर लें सो डैट कि आपको याद रहे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो वाइटल ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो कौन है, वो हमारे लंग्स हैं एंड दे आर बेसिकली इन पेयर्स, 2 लंग्स, वन ऑन द राइट साइड, अदर ऑन द लेफ्ट साइड। Then respiratory system is also connected with the circulatory system. Circulatory system कौन सा है आपके बॉडी का, by which your heart is able to pump the blood throughout whole body। ठीक है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन चल रही है that is with the help of the circulatory system। Now this respiratory system is also connected with the circulatory system, कि वो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करवाना ये उसके साथ भी कनेक्ट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ भी कनेक्टेड है कि जो ऑक्सीजन है, सर्कुलेटरी सिस्टम का तो ये फंक्शन है ना ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाना, अब उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करवाना, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करवाना, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के कैटेगरी में। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है जी, इन दोनों के दरमियान कनेक्शन है। ओके जी, तो उसके बाद आगे हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक के जो मेन कंटेंट है उसकी तरफ, दैट इज़ अबाउट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। अब इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम इसमें कुछ पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक का बेसिकली हमारा जो मेन कंटेंट है वो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। वी विल डिस्कस ऑल द पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वन बाय वन। सो लेट्स डिस्कस द पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नंबर 1 इज नोज, देन फेरिंग्स, देन लेरिंग्स। ये सब पार्ट्स के जो नेम है ना बेटा ये आपकी बुक में मेंशन है। ठीक है, नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, देन ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इसके अलावा हम एल्विलाई और लंग्स को भी डिस्कस करेंगे। एल्विलाई एंड द लास्ट आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम विच इज आवर लंग्स। ठीक है जी, ओके।
नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वन बाय वन। सो ये तो इनके नेम्स हो गए, ठीक है। अब हमने इसमें से सबसे पहला जो पार्ट है वो हमने जो स्टार्ट करना है, डैट इज़ अबाउट द नोज़। तो बेटा सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, नोज़। यू ऑल नो कि हम किसके थ्रू सांस लेते हैं, हम ब्रीथ किसके थ्रू करें, विद द हेल्प ऑफ आवर नोज़। नोज़ इज़ द ओनली पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विच वी कैन सी। सिर्फ ये एक वो वाहिद पार्ट है, सिर्फ ये एक पार्ट है जिसको आप पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जिसको आप विजुलाइज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, दैट इज़ ओनली योर नोज़, ठीक है, जिसके थ्रू आप सांस ले रहे हैं, जिसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो रही है। नाउ दिस नोज़ कंटेन इनसाइड द नोज़ द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। बेसिकली जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हैं वो हेल्प करते हैं कि वो ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं, ठीक है। देयर इज अ नेजल इन द नेजल चैम्बर, इनसाइड द नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स इसके थ्रू जो है वो आपकी एयर अंदर जा रही है। देयर इज अ नेजल चैम्बर and this nasal chamber specifically contain hair and mucus. Now what is the function of this hair and mucus? Students, जैसे आपको पता है बेटा कि जो एयर जिसमें हम सांस लेते हैं ऑब्वियसली इट कंटेन्स द डस्ट पार्टिकल्स, पोल्यूटेड एयर है, डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, सो दैट्स वाई आवर नेजल चैम्बर कंटेन द हेयर एंड द म्यूकस, सो इट कैन रिमूव, सो इट कैन फिल्टर आउट द डिफरेंट टाइप ऑफ द डस्ट और द डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर, ठीक है। हमारी जो ये पोल्यूटेड एयर है उसमें से जो डस्ट या डर्ट पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करता है। तो बेसिकली ये हमारा जो नेजल चैम्बर है ये एज अ फिल्ट्रेशन एक्ट करता है यहाँ पे कि एयर को क्लीन करके, एयर को साफ करके फिर जो है वो अंदर लेकर जाया जाता है, ठीक है। नाउ दिस एयर कंटेन द मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड द लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ आपकी बुक में जस्ट इतना मेंशन है कि मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैं यहाँ पे आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज बता देती हूँ कि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है दैट इज़ अबाउट द 21% ऑफ ऑक्सीजन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है दैट इज़ अबाउट द 0.04%, ठीक है बेटा। तो आप जो है चाहे तो अंडरलाइन करके अपनी यहाँ पे बुक पे इस पैराग्राफ में मेंशन कर लीजिए। इस पैराग्राफ में पेज नंबर 4 के जो ये पैराग्राफ है नोज़ वाला, इसकी फर्स्ट लाइन में मेंशन है एयर कंटेन्स द मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड द लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप अंडरलाइन करके लिख लीजिए 21% इज़ द मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड 0.04% इज़ द लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। दैट इज़ अबाउट द नोज़। ओके, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स another part of the respiratory tract, that is our pharynx। ये तो बेटा अब हम अगला पार्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं that is about pharynx। pharynx तो आपको याद होगा, हमने डाइजेशन में भी pharynx के ऊपर बड़ी डिटेल से बात की थी, वहाँ पर भी आपने ये पढ़ा था pharynx। अब आप सोच रहे होंगे कि pharynx तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आ गया। जी तो बिल्कुल, फेरिंग्स बेसिकली ना बेटा ये एक कॉमन पैसेज है दैट इज लीडिंग फ्रॉम द ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी एंड देन मूव्स टुवर्ड्स द इसोफेगस एंड द ट्रेकिया, ठीक है। यहाँ इस डायग्राम में आपकी बुक में मेंशन नहीं है, फिगर 1.6 है ना आपकी बुक में, इस डायग्राम में तो यहाँ फेरिंग्स नहीं है, मैंने यहाँ पे इसलिए ये क्लियर कर दिया कि अभी मैं जब आपको समझाने लगूँ तो डायग्राम से आपको बता भी दूंगी। फेरिंग्स बेसिकली क्या है, इट्स अ कॉमन पैसेज दैट विल बोथ फॉर द फूड एंड द एयर, ठीक है। ये लीड करता है फूड के लिए, आगे लीड करता है इसोफेगस की तरफ, और एयर के लिए आगे लीड करता है टुवर्ड्स द ट्रेकिया। अगर आपको याद हो तो आप फिगर 1.1 में अपने पेज नंबर 2 पे देखें तो फिगर 1.1 में जहाँ पे फेरिंग्स उन्होंने शो किया हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको स्केच आउट कर देती हूँ कि फेरिंग्स बेसिकली इस तरह से है, दैट इज इन दिस वे, ठीक है। कि यहाँ से ये जो कॉमन पैसेज है दैट इज़ द फेरिंग्स, और इसके बाद आगे यहाँ से जो है वो इसोफेगस और ट्रेकिया की तरफ। इसोफेगस क्या था, जो आपका फूड पाइप है, और ट्रेकिया इंशाल्लाह आज के लेक्चर में ही हमने डिस्कस करना है, दैट इज़ अबाउट द विंड पाइप, ठीक है। तो ये एक कॉमन पैसेज है जो कि फूड और एयर दोनों के लिए जो है एक रास्ता, एक पैसेज रास्ता को कहते हैं, तो उसके लिए एक पैसेज प्रोवाइड कर रहा है। फिर उसके बाद जो फूड पार्टिकल होगा वो आपके इसोफेगस से मूव कर जाएगा, जो एयर है वो आपके ट्रेकिया से होती हुई आगे जो उसका फाइनल डेस्टिनेशन है लंग्स, वो वहाँ तक चली जाएगी, ठीक है जी। सो इसके बारे में हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है। नाउ मूव टुवर्ड्स अनदर पार्ट विच वन इज लेरिंग्स। तो ये न्यू है, ये आज आपने फर्स्ट टाइम पढ़ना है लेरिंग्स। लेरिंग्स इज कॉमनली कॉल्ड द साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स।
लेयरिंग्स के लिए कॉमनली हम एक वर्ड यूज़ करते हैं साउंड बॉक्स, और यू कैन से द वॉइस बॉक्स। आपको बिल्कुल यहीं पर सामने अपनी बुक में यहाँ पे पेज नंबर 5 में आपको बिल्कुल सामने इसके लेयरिंग्स के गुड टू नो में भी नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पे भी मेंशन है लेयरिंग्स इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज अ साउंड बॉक्स एंड वॉइस बॉक्स। अब जब हम साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इट मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे अभी आप बोलते हैं, जैसे मैं इस टाइम आपसे बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मेरी बॉडी के अंदर जो लेयरिंग्स एक्चुअली वो वाइब्रेट कर रही हैं या आपके गर्दन में, आपके नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, और जो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो ये वॉइस प्रोड्यूस करते हैं, डैट इज़ विद द हेल्प ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स की हेल्प से साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो आपकी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो आप बात करते हैं, और वोकल कॉर्ड्स जो है ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ये वाइब्रेशन करते हैं, जब हम बोलते हैं वाइब्रेट करते हैं, इनकी वाइब्रेशन से जब वो साउंड का पूरा एक मैकेनिज्म है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यहाँ तक आपके लिए इतना ही काफ़ी कि लेयरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज अ साउंड बॉक्स एंड वॉइस बॉक्स, इट प्रोड्यूसेस साउंड विद द हेल्प ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, अब लेयरिंग्स को अपने डायग्राम में भी देख लेते हैं। दिस वन इज द लेयरिंग्स विच इज हेल्प टू प्रोड्यूस द साउंड और द वॉइस। ओके, अब इस लेयरिंग्स के ऊपर एक आपको फ्लैप ऑफ कार्टिलेज नज़र आ रहा है, विथ दिस इज द एपिग्लोटिस। अब ये एपिग्लोटिस क्या होता है, इसको भी ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेयरिंग्स के पैराग्राफ में एपिग्लोटिस की भी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ओके, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटा सा मैं आपको एक एक्टिविटी से बता देती हूँ। देखें, ये आपका सपोज ये लेयरिंग्स है, ठीक है, और इसके बिल्कुल साइड पे इस तरह से एक फ्लैप ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे एक लिड है, एक ढक्कन है, जो इसके ऊपर इस तरह से कवर कर लेगा, इसके ऊपर कवरिंग के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, लेयरिंग्स के साइड पे फ्लैप ऑफ कार्टिलेज है, एंड दिस फ्लैप ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड द एपिग्लोटिस। यू कैन ऑल्सो सी इन योर डायग्राम। ठीक है, अब इस एपिग्लोटिस का क्या फंक्शन होता है? इस एपिग्लोटिस का ये फंक्शन होता है कि जैसे अब जब हम खाना खाते हैं, हम जब फूड लेते हैं, तो नॉर्मली हम बोलना भी शुरू कर देते हैं, हम खाने के दौरान बातचीत भी कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हमारी जो इसोफेगिस है और जो ट्रेकिया है वो दोनों बिल्कुल साथ साथ हैं। ठीक है, उन्हीं एक कॉमन पैसेज से दोनों निकलती हैं, और एक इसोफेगिस एंड देन आगे ट्रेकिया में मूव कर जाती हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जब हम खाने के दौरान बोलते हैं तो क्या होगा कि लेयरिंग्स वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड से जब साउंड प्रोड्यूस करेगा, जब आप बात करें तो ये तो क्या होगा, ये जो एपिग्लोटिस है ये कॉन्टिन्यूस वाइब्रेशन से ये इस तरह से मूव करता रहेगा, ये इसको प्रॉपर्ली कवर नहीं कर पाएगा। तो अब उसमें ये चांस बहुत ज़्यादा है कि आपकी जो फूड है वो कहीं गलती से आपके लेयरिंग्स में गुजरते हुए आपके ट्रेकिया में पास ना कर जाए। ठीक है, आपके लेयरिंग से होते हुए कहीं ट्रेकिया में पास ना कर जाए। अब ट्रेकिया में अगर पास करेगी तो आगे कहाँ जाएगी? ट्रेकिया का तो आगे जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो लंग्स है, लेकिन फूड को हमने कहाँ लेकर जाना है? फूड को तो हमने एसोफेगिस से मूव करवा कर स्टमक में लेके जाना है। ठीक है बेटा, तो इसीलिए आपको पता ना, एक हदीस भी आप सबने सुनी होगी कि नबी पाक से फरमाया कि जब हम खाना खा रहे हो उस वक्त हमें बोलना नहीं चाहिए। तो आज हमने मेडिकली अपनी साइंस की बुक में आज हमने इसकी रीज़न भी देखी है कि हमें क्यों नहीं बात करनी चाहिए, खाना खामोशी से क्यों खाना चाहिए। उसकी ये रीज़न है कि जब आप खाने के दौरान बोलते हैं या बातचीत करते हैं तो जो एपिग्लोटिस है वो प्रॉपर्ली लेयरिंग्स को कवर नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसमें ये चांस बढ़ जाता है कि जो आपका फूड पार्टिकल है वो मिस्टेकनली एसोफेगिस की बजाय आपके लेयरिंग्स से होते हुए ट्रेकिया में ना चला जाए। ठीक है बेटा, तो आज के लेसन में एक ये भी नई चीज़ आपने सीखी है कि हमें क्यों खाने के दौरान बोलना भी नहीं चाहिए। तो आइंदा जब भी आप खाना खाएं तो आपने खामोशी से खाना खाना है। आपको ये बात याद भी आ जाएगी वहाँ पे कि हमने अपनी बुक में डिस्कस किया था कि एपिग्लोटिस हमारे लेयरिंग्स को कवर कर देता है। ओके, तो आगे चलते हैं जी। अपना नेक्स्ट पार्ट है लेयरिंग्स के बाद, डेट इज़ द ट्रेकिया। जी, तो बेटा याद है आपको जब मैंने आपको अभी हम बार बार डिस्कस भी कर रहे हैं, ट्रेकिया ऑल्सो कॉमनली नोन एज द विंड पाइप। इसी तरह से रिलेटेड हमने एक नाम पढ़ा था इसोफेगिस, और मैंने आपको वहाँ पे बताया था इसोफेगिस इज़ कॉमनली कॉल्ड द फूड पाइप, यानी खुराक की नाली। ट्रेकिया इज़ कॉमनली नोन एज अ विंड पाइप, यानी हवा की नाली, यानी एक ऐसा पाइप है जिसके थ्रू आपकी जो एयर है वो मूव कर रही है इनसाइड योर लंग्स। ठीक है, नाउ सबसे पहले अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, सो द लेंथ ऑफ द ट्रेकिया इज़ अबाउट 5 इंचेस और 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये आपका एक MCQ भी है, MCQ नंबर 14 है आपकी बुक में, वहाँ पर भी ये लेंथ गिवन है। ठीक है, आपने वहाँ पे भी याद करना है। इट्स लेंथ इज़ अबाउट 5 इंचेस और 12 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट अबाउट दिस ट्रेकिया? अब ट्रेकिया से आगे ही हमने फर्दर पार्ट्स को यहाँ पे साथ ही डिस्कस कर लेना है। जैसे मैंने स्टार्ट में जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट्स लिखे थे तो मैंने ट्रेकिया के फ़ौरन बाद लिखा था दैट द ट्रेकिया इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू smaller tubes which is called the bronchi,
एंड देन इनटू द स्मॉलर ब्रांचेस कॉल्ड द ब्रोंक्यूल्स। जी, तो अब जब सबसे पहले जो है वो ट्रेकिया डिवाइड करता है इनटू द स्मॉलर ट्यूब्स, दे आर कॉल्ड द ब्रोंकाई। ठीक है, दे आर कॉल्ड द ब्रोंकाई। यहाँ ब्रोंकाई जो है वो प्लूरल होता है, चूंकि 2 ब्रोंकाई में डिवाइड करता है। यू कैन सी ऑल्सो इन द डायग्राम, दिस वन इज योर ट्रेकिया और यू कैन से द wind pipe. This trachea is further divided into smaller tubes. You can also see in the diagram, that is the bronchi. ठीक है जी, ये जो आपके this one, that is the bronchi. Both of these, this one and this one. अब अगर हम सिर्फ एक सिंगुलर की बात करें, अगर जैसे हम एक की बात करें, तो अगर हम एक की डिस्कस करें then it single one is known as the bronchus. ठीक है, और अगर ये दोनों के अगर हम डिस्कस करें देन बोथ ऑफ दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड द ब्रोंकाई। ये जो दोनों ट्यूब्स हैं कलेक्टिवली इनको हम ब्रोंकाई कहते हैं, प्लूरल है, और जो सिंगुलर इसका होता है दैट इज द ब्रोंकस। नाउ व्हाट विल हैपन, ईच ऑफ दिस ब्रोंकस, हर साइड से जब ये एक ट्यूब है, यू कैन ऑल्सो सी इन द डायग्राम इन फिगर 1.6, हर साइड से जो ये एक ब्रोंकस है वेन एवर इट विल बी एंटरिंग इनटू द लंग्स, जैसे आपके लंग्स में एंटर होता है तो जो ये ब्रोंकस है इट विल बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल ब्रांचेस, यू कैन सी ऑल्सो। तो जैसे कि स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड होता है वेन एवर इट विल बी एंटरिंग इनटू द लंग्स इट विल बी कॉल्ड द ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। ट्रेकिया लेंथ इज अबाउट 5 सेंटीमीटर और अबाउट 12 इंचेस, सॉरी 5 इंचेस एंड 12 सेंटीमीटर, 5 इंचेस एंड 12 सेंटीमीटर। जैसे ही ट्रेकिया जो है वो आगे डिवाइड करता है इनटू द ब्रोंकाई, 2 इसके ब्रोंकाई हैं और 1 इसका ब्रोंकस है। ठीक है, स्मॉल ट्यूब में। और जैसे ही ईस्ट साइड से जब ये ब्रोंकस लंग्स में एंटर होता है इट विल बी टर्म्ड एज अ ब्रोंक्यूल्स। इट विल बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल ब्रांचेस, यू कैन ऑल्सो सी द ब्रांचेस। जिस तरह आप ट्रीज के ऊपर ब्रांचेस देखते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से जब ये हर साइड से जो ये ब्रोंकस होता है वो जब डिवाइड करता है तो हम इसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। दे आर द स्मॉलेस्ट ब्रांचेस। ठीक है, जैसे ही कि लंग्स के अंदर एंटर होता है, दीज आर द लंग्स, राइट लंग एंड द लेफ्ट लंग। ओके, सो इट इज़ कॉल्ड द ब्रोंक्यूल्स। अब उसके बाद जब हमने ब्रोंक्यूल्स से आगे हमने डिस्कस करना है, देन ईच ऑफ द ब्रोंक्यूल विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होते हैं जी? एल्वियोलाई बेसिकली दे आर द स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर। यू कैन ऑल्सो सी इन द डायग्राम कि ये जो स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल स्मॉल से बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, and each of this structure is lined up with the blood capillaries. Each of this structure is lined up with the blood capillaries. ठीक है, मैं रेड से शो कर रही हूँ कि हर इस स्ट्रक्चर के जो अराउंड है, जिसको सराउंड करते हैं, वो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये ट्रेकिया हो गया। अब यहीं से आगे हम जो अपना नेक्स्ट पार्ट है वो एल्वियोलाई, जिसको हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसको देखते हैं। एल्वियोलाई जी, एल्वियोलाई आर द बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स। और किसकी डिवीजन है ये? ब्रोंक्यूल्स की। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि जो ब्रोंक्यूल्स है वो आगे डिवाइड करते हैं टू द एल्वियोलाई, एंड ईच एल्वियोलाई इज सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। बेसिकली ये ब्लड कैपिलरीज से क्यों सराउंड करता है? बिकॉज एक्चुअली द गैसियस एक्सचेंज इज टेक्स प्लेस इन द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की अगर हम एक जनरली एल्वियोलाई के हवाले से एक बात आपसे डिस्कस करते चलूँ, एल्वियोलाई इज बेसिकली द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, जहाँ पर मेनली आपकी जो गैसियस एक्सचेंज है लंग्स के अंदर जाकर वो एल्वियोलाई जो इसका फंक्शनल यूनिट है उसकी मदद से होती है। ठीक है, लास्ट वन है जो क्विकली आगे चलते हैं, द लास्ट वन इज द लंग्स। यहाँ पर एक और चीज़ छोटी सी एल्वियोलाई के हवाले से, अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें, इट इज़ ओनली 1 सेल थिक, मीन्स के बहुत ही जो है ये बारीक से स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत ही स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स हैं जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। एंड देन आफ्टरवर्ड द लास्ट पार्ट इज द लंग्स, विच इज़ द मेन वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, फॉर द रेस्पिरेशन। lungs are basically all composed of the alveoli. Lungs are chiefly composed of the alveoli. You can say that the alveoli make the surface structure of the lungs. ठीक है, लंग्स के अंदर जो ये प्रॉपर्ली गैसेस एक्सचेंज का जो हम फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, जो लंग्स का काम है, वो एक्चुअली कौन वहाँ पे वो करवा रहा है, उसमें कौन वो मेनली रोल प्ले कर रहा है, दैट इज़ योर alveoli. So lungs are basically chiefly composed of the alveoli and they are the chief centers for the respiration. ये जो सारे वर्ड्स हैं, जो सारी टर्म्स हैं, ये आपकी बुक में यहाँ इस पैराग्राफ में मेंशन भी हैं। ठीक है बेटा जी, सो दे आर चीफली कंपोज ऑफ द एल्वियोलाई, दीज आर द लंग्स, जैसे हमने चैप्टर के स्टार्ट में भी डिस्कस किया था, लेक्चर के स्टार्ट में, राइट साइड ऑफ द लंग एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द लंग्स। ठीक है बेटा,
ओके अब हम ज़रा थोड़ा सा जो है वो अपने लेक्चर को ब्रीफ करते हुए गुड टू नो, आपके यहाँ पे पेज नंबर 5 पे 3 गुड टू नो हैं जो आपके साइड बॉक्सेस हैं। तो ये जो गुड टू नो है बेटा, ये आपने ऐसे लर्न नहीं करने होते, इसमें इन्फॉर्मेशन होती है आपके लिए, जनरल नॉलेज है, बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। तो जस्ट एक दफ़ा मैं चाह रही हूँ कि मैं क्विकली आपको ये गुड टू नो भी एक दफ़ा गो थ्रू करवा दूँ। फर्स्ट गुड टू नो में हमने लेरिंग्स के बारे में पढ़ा है कि लेरिंग्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड द साउंड बॉक्स एंड द वॉइस बॉक्स, ठीक है। सेकेंड गुड टू नो में आपने यहाँ पे ये पढ़ा है कि लंग्स क्या होते हैं, दे आर स्पॉन्जी इन नेचर। स्पॉन्जी नेचर का मतलब क्या होता है, जिस तरह से स्पॉन्ज होता है उसका फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह से लंग्स जो होते हैं वो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं किस चीज़ की, एयर की, एयर इन द ब्लड, ठीक है। एयर में मेनली ऑक्सीजन है जिसको ब्लड में एब्जॉर्ब करवाया जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे उन्होंने लास्ट में एक और चीज़ मेंशन की हुई है, दैट द राइट साइड ऑफ द लंग इज़ द बिगर और हैवियर देन द लेफ्ट साइड ऑफ लंग। इफ़ यू कैन सी इन द डायग्राम, तो मैंने यहाँ डायग्राम में भी डिलाइबरेटली राइट साइड का जो लंग है मैंने उसको थोड़ा सा लार्ज शो किया है, बिग शो किया है, और जो लेफ्ट साइड का उसको मैंने थोड़ा सा थोड़ा सा स्मॉल शो किया है। अच्छा, अब इसकी रीज़न क्या है कि जो लेफ्ट साइड का लंग है थोड़ा स्मॉल है और राइट साइड वाला लार्ज होता है? बेटा उसकी बड़ी सिंपल सी रीज़न है, आप सबको पता है कि जो हमारा हार्ट होता है बेसिकली दैट इज सिचुएटेड मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी। तो इस वजह से लेफ्ट साइड की जो लंग है उस तरफ चूँकि हार्ट भी प्रेजेंट होता है, तो ये जो एरिया है ये हार्ट ने ऑक्यूपाई किया होता है, उसको दैट्स वाई इसका साइज़ होता है वो थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है। और राइट साइड की जो लंग है, जो राइट साइड की होती है लंग्स की साइड, उसको थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, थोड़ा ज़्यादा एरिया मिल जाता है, सो दैट्स वाई उससे साइज़ में थोड़ा सा लार्ज होता है, उससे बिग होता है, ठीक है जी। उसके बाद जो लास्ट वाला थर्ड गुड टू नो है, उसमें उन्होंने वही बात जो हमने स्टार्ट में भी डिस्कस की थी लेरिंग्स में, दैट द लेरिंग्स इज कवर्ड विद द एपिग्लोटिस फ्लैप ऑफ कार्टिलेज, और इसके फ्लोर के ऊपर, फेरिंग्स के फ्लोर के ऊपर एक और स्ट्रक्चर का नाम लिखा हुआ है ग्लोटिस। ग्लोटिस इज द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स, ओके, विच इज covered, which is lined up with the lid, you can say the flap of cartilage that is called the epiglottis, ठीक है जी बेटा। ये आपका आज का लेक्चर नंबर 4 है, और जैसे कि आपके लेक्चर के अकॉर्डिंगली आपको डायरी भी बतानी है मैंने, तो आज के लेक्चर के साथ जो आज का हमारा लेक्चर हमने डिस्कस किया है पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सारे पार्ट्स हैं, इसके अकॉर्डिंगली जो आपकी डायरी है वो नोट डाउन कर लीजिए। इसके अकॉर्डिंगली जो आपकी डायरी है मैंने वो सारे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन है वो सॉर्ट आउट करके रख लिए हैं। आपने कौन कौन से MCQs याद करने हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड, जो आपके MCQs हैं डेट इज़ MCQ नंबर 3, 4 एंड 14, ठीक है। देन उसके बाद जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ आज के लेक्चर से रिलेटेड आपका एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है, एंड डेट इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है बेटा। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आज के लेक्चर के अकॉर्डिंगली, और जो MCQs है वो आपके 3, 4 एंड 14 है। नोट्स में से भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, ऑल्दो कि आपको आई एम श्योर कि अभी साथ के साथ याद भी हो जाएंगे कि आपने जो MCQs आज के टॉपिक से रिलेटेड पढ़े हैं उनका आंसर क्या है जी। MCQ नंबर 3 आपके नोट्स का पेज नंबर 1 है, यूनिक नोट्स का। ब्रोंकाई डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म द ब्रोंक्यूल्स, एपिग्लोटिस, एल्वेलाई एंड लेरिंग्स जी। तो किस में डिवाइड होते हैं ब्रोंकाई? इनटू द ब्रोंक्यूल्स, यू कैन सी ऑल्सो इन द डायग्राम्स हियर। देन उसके बाद MCQ नंबर 4 है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स इन सेल्स, स्किन, ऑर्गन्स, लंग्स जी। तो किस में होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस? आपके लंग्स के अंदर, ठीक है। उसमें कौन सा वाइटल ऑर्गन है? आपके लंग्स है। देन उसके बाद हमने जो लास्ट MCQ पढ़ा है जी आज के टॉपिक से रिलेटेड है, वो लेंथ ऑफ ट्रेकिया है, MCQ नंबर 14। द लेंथ ऑफ ट्रेकिया इज़ 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर जी। तो कितनी लेंथ हमने पढ़ी थी? 12 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर के साथ अगर हम इंचज़ में देखें तो वो कितनी होगी? 5 इंचज़ जी। तो बेटा उसके बाद हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन आज के टॉपिक से रिलेटेड है, हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेकिया एंड लेरिंग्स। वेरी इजी आंसर, ट्रेकिया इट अलाउज द एयर पैसेज टू लंग्स एंड द लेरिंग्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड टू कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड्स, ठीक है जी। ये आपकी डायरी हो गई है। आपने बच्चे साथ साथ जो डायरी आपने लेसन जो भी आपका लेक्चर होगा आपने उसके साथ साथ अपनी डायरी वर्क जो है वो लर्न कर लेना है, उसी से रिलेटेड आपको डायरी दी जाएगी, आपने वो साथ के साथ ही याद कर लेनी है, ठीक है बेटा। सो लास्ट में एक छोटा सा मैसेज आपके लिए, प्लीज़ नेवर डिसअपॉइंट, कभी भी मायूस ना हो। आजकल थोड़ा सा ऐसा पैनिक इन्वायरमेंट चल रहा है जिसकी वजह से आप भी थोड़ा सा स्ट्रेस में होंगे, थोड़ा डिसअपॉइंट भी हो जाते होंगे, बट प्लीज़ नो नीड टू वरी, नो नीड टू डिसअपॉइंट, इंशाल्लाह ताला जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बात याद रखें कि हमेशा जितनी गहरी, जितनी तारीक रात होती है, जितना अंधेरा होता है, उसके बाद जो उजाला, जो रोशनी है वो उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। सुबह का उजाला, सुबह की रोशन उतना ज़्यादा जब सवेरा होता है, तो इसलिए कभी भी अपनी ज़िंदगी में मायूस ना हो, डिसअपॉइंट ना हो, ठीक है। पॉजिटिविटी के साथ अपनी मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह ताला यू विल सक्सीड। ओके, नाउ
थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का, अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर, अपना बहुत सा ख्याल रखते हुए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।